चलो देखो, तो ये है हमारा अगला चैप्टर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे आप लोग, अगर अंधेरे कमरे में, एक कमरा एकदम अंधेरा है और उसमें अगर अपन एक धातु की प्लेट रखें, है ना, और उस पर अपन लाइट डालें तो क्या होगा? क्या उस धातु से कोई चीज़ बाहर निकलेगी? मान लो कि कोई साइंटिस्ट है जो कि एक अंधेरे कमरे में क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना, और उसमें कोई धातु की प्लेट है, छड़ है, रॉड है, जो भी है, ठीक है, और उसके साथ में एक लैंप भी है जो कि यूवी लैंप है। कैसा लैंप है? यूवी लैंप, है ना। यानी कि जैसे ही वो लैंप जलाता है तो उसमें एक मीटर होता है, उस मीटर की जो सुई होती है वो क्या हो जाती है, हिल जाती है लैंप के जलाने से। फिर वो चेक करके देखता है, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके देखते हैं। उसने वापस से फिर बंद चालू किया लाइट को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, जब अपन क्या करते हैं, कोई वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वो मीटर की सुई क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। क्यों डिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिज्म बन रहा होता है ना, तो इस वजह से। तो उसके माइंड में आया, मैंने तो ऐसा कुछ इसमें इलेक्ट्रिक करंट वगैरह डाली नहीं है, फिर ये क्या हो रहा है, फिर इसकी सुई कैसे हिल रही है? फिर उसने दोबारा से बंद चालू करके उसको कोशिश की सुई को हिलाने की, लाइट जला करके नहीं ली, लेकिन फिर उसने हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या जलाई, लाइट जलाई, उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई लाइट की, तो वो क्या हो गई, सुई हिल गई। तो उसके माइंड में आया कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो इससे जा करके क्या कर रही है, टकरा रही है। तो उसके माइंड में आया कि लाइट जो है वेव तो नहीं है, यानी कि या वेव है तो अकेली वेव नहीं है, कोई पार्टिकल जा करके इससे टकरा रहा है, इसीलिए सुई क्या कर रही है, हिल रही है। यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है कि प्रकाश एक पार्टिकल्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, एक कणों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अब वैज्ञानिक यहाँ पे सोच ये रहा है, सोच में ये पड़ गया है कि रोशनी यानी कि लाइट एक पार्टिकल बन सकती है, तो क्या एक पार्टिकल वेव बन सकता है? क्वेश्चन मार्क है उसके माइंड में, और वो वैज्ञानिक का यही सवाल हमें इस चैप्टर की दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, ड्यूअल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति ने लाइट के यानी कि प्रकाश के दो चेहरे क्यों रखने पड़े, यानी कि एक वेव और एक पार्टिकल, एक तरंग और एक कण। तो वो सुई क्यों हिल रही थी? क्योंकि जैसे ही वो प्रकाश उससे टकरा रहा था, उसमें से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट एक तरंग है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, कि लाइट एक पार्टिकल की तरह भी क्या करती है, बिहेव करती है, यानी कि एक कण के रूप में भी क्या करती है, वो बिहेव करती है। ठीक है, तो अब अपन इसकी शुरुआत कर सकते हैं, है ना, इसके बैकग्राउंड की यानी कि भूमिका की। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन, अगर प्रकाश तरंग है तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्यों उत्पन्न करता है? अगर लाइट एक वेव है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों जनरेट करती है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कण जनरेट करता है ना। इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ कण है तो व्यतिकरण क्यों उत्पन्न करता है, यानी कि इंटरफेरेंस क्यों उत्पन्न करता है? जबकि इंटरफेरेंस के बारे में तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इंटरफेरेंस तो कौन उत्पन्न कर सकती है, वेव। जबकि इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, व्यतिकरण उत्पन्न करता है, यानी कि इंटरफेरेंस उत्पन्न करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि विकिरण और क्या, द्रव्य यानी कि रेडिएशन और मैटर, दोनों का ही नेचर कैसा होता है, ड्यूअल होता है, डबल नेचर होता है इनका, है ना। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वो तरंग की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, जैसे कि अपन सिक्का उछालते हैं, है ना, सिक्का उछालने पर कभी हेड आता है और कभी टेल आता है। वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कब हेड आएगा और कब टेल आएगा। तो वेव और तुम्हारा पार्टिकल, है ना, यानी कि रेडिएशन और मैटर, ये दोनों ही तुम्हारे परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं कि कब इनका नेचर वेव की तरह होगा और कब इनका नेचर पार्टिकल की तरह होगा, यानी कि कण की तरह होगा। ठीक, तो 19th सेंचुरी के अंत का संकट, क्या संकट था, क्राइसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का संकट था। कब? 19वीं सदी के अंत में। पहले तो ये बताओ मेरे को 19th सेंचुरी होगी कौन सी, 19th सेंचुरी कौन सी होगी, 1700 से लेकर के 1800 वाली, या 1800 से लेकर के 1900 वाली, या 1900 से लेकर के 2000 वाली, कौन सी होगी, ये वाली,
हाँ, ये होगी तुम्हारी 19th सेंचुरी। इसके एंड की बात कर रहा है, एंड की बात मतलब 1890 के आसपास की बात कर रहा है, ठीक है। इस समय वैज्ञानिकों को लगता था कि प्रकाश केवल तरंग है और ये जो मैटर है वो केवल एक कण है, यानी कि एक पार्टिकल है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि रेडिएशन कब वेव की तरह बिहेव करेगी और कब पार्टिकल की तरह, और ये पार्टिकल जो मैटर है वो कब वेव की तरह बिहेव करेगा और कब पार्टिकल की तरह, है ना। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक वैज्ञानिकों को क्या लगता था कि रेडिएशन केवल वेव की तरह बिहेव करती है और मैटर केवल और केवल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा 1887 का समय, ये भी 19th सेंचुरी के एंड का समय है ना। हर्ट्ज का प्रयोग, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किए, हेनरिक हर्ट्ज जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसने क्या किया, हेनरिक हर्ट्ज ने लाइट को किसी उस पर डाला, है ना, उस पर क्या नाम है, धातु पर। इसने प्रकाश को किस पर डाला, यूवी लाइट को धातु पर डाला, तो पता चला कि वहाँ से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने वेव प्रिंसिपल पढ़ा था, वेव प्रिंसिपल इस बारे में नहीं बता पाया था, जिसके बारे में किसने बताया था, हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने बताया था। अब आता है तुम्हारा 1895 का समय, और यहाँ पर कुछ रहस्यमयी किरणें देखने को मिलती है हमें, एक्स रेज, है ना। और एक्स रेज का एक्सपेरिमेंट करता है कौन, यहाँ पे इस व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड किरण नलियों के द्वारा। इसने एक एक्सपेरिमेंट करके एक्स रेज की क्या की थी, इसने खोज करी थी। ये जो किरणें हैं वो कागज को भी पार कर सकती हैं, और वो मास जो हमारी बॉडी के अंदर जो मास होता है उसको भी क्या कर सकती हैं, पार कर सकती हैं। इसीलिए हम किसका, एक्सरे किरणों में एक्सरे जब करवाते हैं तो इन्हीं एक्सरे रेज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या दिखाई देती है, हड्डियाँ एकदम कैसे दिखाई देती है, क्लियर, ठीक है। हाँ, जब पहली बार इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का एक्सरे किरणों के द्वारा हाथ का ही क्या लिया, एक्सरा निकाला, है ना, तो उसकी पत्नी को लगा कि मैंने अब पहली बार अपनी क्या देख ली है, मौत देख ली, यानी कि हड्डियाँ दिखाई दी उसको, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति का, सोचो, बिना हड्डी वड्डी नहीं दिख रही है अंदर, और एक्सरे कर करके उसकी हड्डी सामने दिखा दी जाए, है ना तो उसको ये लगा कि मैंने अपनी मौत देख ली, है ना, पहली बार। एकदम से घबरा गई थी वो। फिर तुम्हारा 18 इन्हीं कैथोड किरणों का यूज करके किसने, जे थॉमसन ने किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन की खोज करके बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में कैसा होता है, समान, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉन सेम ही देखने को हमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन में कोई बदलाव नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं ना। उसका जो आवेश होता है वो सेम रहता है, उसका जो मास होता है वो सेम होता है, चाहे वो किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन निकाल लें, हम इसमें से निकाल लें, इसमें से निकाल लें, मोबाइल में से निकाल लें, हम में से निकाल लें, हर चीज़, हर मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही बने हैं, कहीं से भी निकाल लें, उसका मास और उसका चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इससे ये साबित होता है कि परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य होता है, यानी कि अनडिवाइडेड होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। फिर आता है मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग 1909 में और 1911 में, जो कि किया था किसने, रॉबर्ट मिल्कन ने, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज माप करके बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये किसने बताया, ये रॉबर्ट मिल्कन ने ही बताया था, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ज्ञात हो गया, सारी चीज़ें, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, इसने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता दिया। धीरे धीरे अपन कहानी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1900 में आए प्लांक भाई साहब, और ये लाते हैं अपना क्रांतिकारी विचार, और क्या कहते हैं, इन्होंने क्या बताया, ऊर्जा सतत नहीं है, यानी कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं निकल रही है, एनर्जी कैसे निकलती है, पैकेट्स में निकलती है। कैसे, पैकेट्स में, एक पैकेट गया फिर दूसरा गया, है ना, फिर दूसरा गया, इस तरह से एनर्जी लगातार नहीं निकल रही है कि आ ही रही है, इस तरह से वो क्या होती है, पैकेट्स में निकलती है। किसमें, पैकेट्स में, है ना। और इन पैकेट्स को अपन क्वांटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा,
इन्हीं पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटा। और इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर एच न्यू, है ना, एच न्यू, एच न्यू, ठीक है। यही पहला संकेत था किस चीज का, कि प्रकाश एक कण है, यानी कि एक पार्टिकल है। आता है तुम्हारा 1905 होता है बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन नहीं, आइंस्टीन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आइंस्टीन भाई साहब आ जाते हैं और ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आकर के देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। और क्या कहते हैं कि प्रकाश तो भाई साहब किससे बना है, फोटोन नामक कणों से बना है, यानी कि फोटोन से बना है, ठीक है, पार्टिकल से। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ये उन्होंने बताया कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। इधर देखो, इधर पहली बार किसने बताया था, हर्ट्ज ने, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में। लेकिन आइंस्टीन ने इस पर क्या लगा दी, मोहर लगा दी कि फोटोन, ये जो लाइट है वो प्रकाश है जो किससे मिलकर के बना होता है ना, फोटोन से मिलकर के बना होता है, उनकी एनर्जी इतनी होती है। और आइंस्टीन को इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कब, 1921 में, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे द्रव्य भी तरंग है और लुइस डी ब्रोगली, ठीक है। तो ब्रोगली भाई साहब आते हैं और ब्रोगली भाई साहब कहते हैं कि अगर प्रकाश एक कण हो सकता है तो क्या प्रकाश एक तरंग, वो कण एक तरंग नहीं हो सकता। इस पर एक क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा दिया कि कण भी क्या हो सकता है, एक तरंग हो सकता है, ठीक। यानी कि इन्होंने बताया कि हर गतिशील कण से क्या जुड़ी हुई होती है, तरंग जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इस तरंग को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं, यानी कि मैटर वेव्स कहते हैं, ठीक है। चलो फिर जाओ, कल करते हैं इसको शुरू।